चलिए बच्चों, अपन टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा पहला जो अध्याय है एनसीईआरटी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की पुस्तक का, जो कि समकालीन विश्व राजनीति पुस्तक है, उसमें पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर। अब बच्चों, इसमें अध्याय के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर पूरे बुक के अंदर, इस पूरे अध्याय के अंदर अपने को आने वाले समय इस लेक्चर में और दूसरे वीडियो में क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का है क्या, कहते किसे हैं, पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है। फिर हम पढ़ेंगे द्विध्रुवीय विश्व, यानी दो ध्रुव कौन कौन से थे, जिनके दो दुनिया के अंदर पूरी दुनिया जो दो शक्ति के स्तंभों में बंट गई थी, वो कौन कौन से स्तंभ थे, यूएसए और यूएसएसआर। फिर शीत युद्ध के अंदर कौन कौन से घटनाक्रम हुए, उनको अपन जानेंगे। उनमें ट्रूमैन सिद्धांत, ये छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। मार्शल योजना, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी, नाटो संगठन बनाया यूएसए ने, बगदाद सेंटो समझौता हुआ 1955 के अंदर, वारसा पैक्ट हुआ 1955 में, क्यूबा मिसाइल संकट 1961, अफगान संकट 1979, गोरबाचोव की सुधार की प्रक्रिया 1985, बर्लिन की दीवार गिरी 1990, जर्मनी का एकीकरण 1990 और सोवियत संघ का विघटन हुआ और शीत युद्ध की समाप्ति। ये सब घटनाक्रम जो है ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बड़े उपयोगी है, और उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है जो नेट जेआरएफ के या स्कूल लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर या बेसिक जो स्टेट पीसीएस के लिए पॉलिटिकल तैयार करना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। और शीत युद्ध के घटनाक्रम के अंदर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे तो उनमें ये क्रमानुसार के ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको अपन डिटेल से इसके अंदर जानेंगे। साथ ही इसके अंदर इस अध्याय में अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो है द्विध्रुवीयता को चुनौती कब मिली, यानी जो दो ध्रुवों में दुनिया बंट गई थी यूएसए और यूएसएसआर में, तो उनको चुनौती किसने दी। गुट निरपेक्ष एक ऐसा आंदोलन था जिसका नेता भारत था। उस गुट निरपेक्षता ने किस प्रकार उन दोनों ध्रुवों को चुनौती दी, ये एक इसमें अपनी डिटेल से करेंगे। बड़ा प्रश्न भी बनता है। एक नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, इस पर भी अपन चर्चा करने वाले हैं, जो कि विकासशील देशों की मांग थी विकसित देशों द्वारा। भारत व शीत युद्ध, शीत युद्ध के समय भारत की क्या भूमिका थी, क्योंकि जब से शीत युद्ध शुरू हुआ तो भारत नया नया आज़ाद हुआ था, तो भारत की क्या भूमिका रही। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो कि दो ध्रुवों से अलग रहने के लिए, गुटों की राजनीति से दूर रहने के लिए एक आंदोलन था, एक विकल्प था। उसके अब वर्तमान में जब सोवियत संघ का विघटन के बाद कोई गुट रहा ही नहीं, तो इसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कक्षा 12वीं के लिए, निबंधात्मक प्रश्न। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, उन पर अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जिनके ऊपर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले अपन जानते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। अब एक्चुअल में क्या है कि शीत युद्ध कोई युद्ध था ही नहीं, शीत युद्ध किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं था। केवल और केवल क्या था कि दो महाशक्तियाँ, इसकी थोड़ी अपन पृष्ठभूमि जानते हैं। हुआ क्या कि जब दूसरा विश्व युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, तो दूसरे विश्व युद्ध के अंदर, द्वितीय विश्व युद्ध में यूएसए यानी अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, ये दोनों एक ही गुट में थे। अब ये दोनों एक ही गुट में थे तो हुआ क्या कि जो इनका गुट था वो विजेता बन गया। इनका गुट जब विजेता बना तो उस विश्व युद्ध के दौरान कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि जो कि इन दोनों महाशक्तियों को एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। अब दूसरा क्या था, इसके कई कारण थे। कई कारण क्या थे कि दोनों महाशक्तियां एक दूसरे की शक्तियों को जानती थी। तो शीत युद्ध क्या था कि एक प्रकार का, किसी भी प्रकार का डायरेक्ट युद्ध नहीं था। ये केवल क्या था कि दो विचारधाराएं कौन कौन सी, एक तो इसकी विचारधारा थी यूएसए की पूंजीवाद और यूएसएसआर की थी साम्यवाद। अब विचारधाराएं क्या होती है, इस पर अलग से अपन किसी एक टॉपिक में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कि विचारधारा का मतलब है कि उसका एक विचारों का एक ऐसा समूह जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर एक स्पष्ट सोच होती है। तो इस विचारधारा की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों पर एक स्पष्ट सोच थी, और साम्यवाद की भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों पर स्पष्ट सोच थी। साम्यवाद की जो विचारधारा थी उसको यूएसएसआर यानी सोवियत संघ फॉलो कर रहा था,
जिसका प्रतिनिधि वर्तमान में अपन को रूस को कह सकते हैं, और यूएसए जो था वो पूंजीवादी विचारधारा का था। दोनों के अंदर, महाशक्तियों के अंदर होड़ क्या थी, दोनों चाहते थे, दोनों ये सोचते थे कि दूसरे विश्व युद्ध में जो हमें जीत मिली है 1945 में, तो वो मेरे कारण मिली है। तो दोनों के अंदर ये थी, दोनों महाशक्ति बनने की दोनों के अंदर होड़ थी। अब 1945 के बाद जो दूसरा विश्व युद्ध, वो शीत युद्ध जो चला, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि था क्या, ये क्या था। इसके ऊपर थोड़ा सा आप नोट्स के ऊपर ध्यान दीजिए कि शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों, यानी दो महाशक्तियां वो कौन कौन सी थी, यूएसए और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, दो विचारधाराओं यानी पूंजीवाद और साम्यवाद, दो सैनिक संगठनों, दो सैनिक संगठन किनके थे, वारसा जो था सोवियत संघ का था, नाटो किसका था, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से अपन आगे अध्ययन करेंगे। वारसा सोवियत संघ का और नाटो सैनिक संगठन किसका था, अमेरिका का था। के बीच में एक वैचारिक युद्ध था, यानी दोनों महाशक्तियां एक दूसरे की शक्ति जानते थे, डायरेक्ट युद्ध के मैदान में नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई थी। ये एक प्रकार का मानसिक युद्ध था। क्या था, एक प्रकार का मानसिक युद्ध था, एक दूसरे के खिलाफ नफरत वाला युद्ध था, वाक युद्ध था, एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयान देते थे, कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो इत्यादि के प्रचार द्वारा एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाते थे, तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। दोनों गुटों के सैनिक संगठन, आर्थिक सहायता, जैसे दोनों जो थे, यूएसएसआर भी कुछ देशों को आर्थिक सहायता देता था और अमेरिका भी कुछ देशों को आर्थिक सहायता देता, जैसे अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत आर्थिक सहायता दी, और कुछ पिछड़े हुए देशों के अंदर, तृतीय विश्व जो था, पिछड़े हुए देश, उनमें सैनिक हस्तक्षेप ये करते थे। कुल मिला के अगर साधारण भाषा में मैं कहूँ तो दोनों जो थे दुनिया पर चौधराहट अपनी स्थापित करना चाहते थे, दोनों देश। अब दोनों अपनी विचारधारा को दुनिया पर थोपना चाहते थे। ये एक चौधराहट की लड़ाई थी, जो डायरेक्ट दोनों चौधरी जो थे वो लड़ना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि दोनों को मालूम था कि दोनों ताकतवर है। इसलिए दोनों क्या करते थे, तृतीय विश्व के जो पिछड़े हुए देश थे उनके मामलों में हस्तक्षेप करके और अपने सामने वाले उसको ताकतवर, जो विरोधी था, उसको बताना चाहते थे कि मैं ताकतवर हूं, तुम मेरी ताकत को स्वीकार कर ले। साधारण अर्थ यही है बच्चों कि शीत युद्ध का अर्थ यही है कि ये कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, ये दो महाशक्तियों के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर, दो विचारधाराएं, पूंजीवाद जो कि अमेरिका की थी, साम्यवादी विचारधारा जो कि सोवियत संघ की थी, और दो सैनिक संगठनों के बीच में एक प्रकार का वैचारिक युद्ध था। केवल बातों ही बातों में लड़ा जाने वाला एक नफरत भरा माहौल था, जिससे पिछड़े हुए देश जो थे वो तनाव में आ गए। ये तो था शीत युद्ध का अर्थ। अब अपन जो आगे टॉपिक कर रहे हैं, इस अगला पॉइंट है कि द्विध्रुवीय विश्व का प्रारंभ कब हुआ। ये दुनिया में दो पिलर जो है, शक्तिशाली स्तंभ कब बने। तो ये दूसरे विश्व युद्ध जो कि 1945 में समाप्त हो गया था, दूसरा विश्व युद्ध जो था 1945 में समाप्त हो गया, और 1945 में ये दोनों, मैंने आपको पहले बताया कि एक साथ थे। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये जो स्थिति है, दोनों ध्रुव दुनिया के अंदर दो पिलर बन गए, और दोनों जो थे महाशक्तियां थी। अब इसके अंदर पिस कौन रहे थे, पिस वो देश रहे थे जो पिछड़े थे, जो नए नए अपना विकास करना शुरू किया था, नए नए आजाद हुए थे। अब क्या था कि वो जो पिछड़े हुए देश थे उनके सामने एक नई चुनौती आ गई कि वो कौन से गुट में मिले। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि ये दोनों ध्रुव बने ही कैसे। तो उसका भी एक कारण था। कारण क्या था कि जब दोनों अमेरिका और रूस, अपन ने पहले चर्चा किया कि अमेरिका और रूस दोनों एक ही, उसमें रूस की जगह अपन सोवियत संघ लिखेंगे, यूएसएसआर लिखेंगे, से अणु बम बनाने का रहस्य। क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध जो बच्चों समाप्त हुआ, तो दूसरा विश्व समाप्त जब हुआ तो अमेरिका ने क्या किया था कि जापान के ऊपर, किस पर, जो कि उनका विरोधी था, जिसके खिलाफ यूएसए और यूएसएसआर लड़ रहे थे, तो जापान के विरुद्ध अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग कर दिया। अब परमाणु बम का जब प्रयोग किया गया तो यूएसएसआर को पता नहीं था कि दुनिया में परमाणु भी किसी ने बना लिया है क्या। अब यूएसएसआर को इस बात से नाराजगी हो गई कि यार मेरा पड़ोसी देश, मेरा जो विरोधी देश है, मेरे साथ ही लड़ रहा है, ताकत में मेरा विरोधी है, लेकिन अभी मेरा साथ युद्ध लड़ रहा है और मुझे मालूम नहीं है किसके पास परमाणु बम है। तो ये आतंकित हो गया, भयग्रसित हो गया और नाराज भी हुआ कि मुझे इसने जानकारी नहीं दी कि इसके पास परमाणु बम भी है और अपने विरोधी पर यह परमाणु बम गिराने जा रहे हैं। तो एक कारण तो ये था कि ये दोनों एक ही गुट से दूसरे विश्व युद्ध में लड़ रहे थे, तो यूएसए द्वारा इसको जानकारी नहीं दी गई। एक कारण तो यह, रूस इससे, सोवियत संघ इससे क्या हुआ, नाराज हुआ। फिर रूस की विस्तारवादी नीति। अब अमेरिका को भी इस यूएसआर से क्या खतरा था,
कि ये नाराज था कि यूएसएसआर सोवियत संघ जो था वो लगातार क्या कर रहा था कि अपनी जो विचारधारा थी, साम्यवादी विचारधारा, कौन सी विचारधारा, साम्यवादी जो विचारधारा थी उसका विस्तार कर रहा था। वो अनेक देशों के अंदर साम्यवादी सरकारें जो स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। अब अमेरिका को ये खतरा महसूस हुआ कि अगर इसकी विचारधारा आ गई तो हमारी जो पूंजीवादी विचारधारा है उसको खतरा हो जाएगा। तो एक कारण ये था कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ आशंकित थे ताकत से कि वो ताकतवर ना बन जाए। तीसरा कारण क्या था, तीसरा कारण ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसए और यूएसएसआर में महाशक्ति बनने की होड़ थी, क्योंकि दोनों चाहते थे कि उन्होंने दूसरा विश्व युद्ध जीता है, इसलिए दुनिया में दादागिरी का किसी को हक है तो अमेरिका चाहता था कि मुझे है और यूएसएसआर चाहता था कि मुझे है। तो ये कारण थे। ये छोटा क्वेश्चन भी बनता है, लघुतरात्मक क्वेश्चन बनता है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए कि द्विध्रुवीयता, दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ कैसे हुआ, उसके कारण क्या थे। तो 3 कारण थे, ये तीनों कारण अपने को लिखने हैं। फिर आ जाता है कि शीत युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हुई शीत युद्ध के दौरान। ये सब घटनाएं जो है ये जो स्टेट पीसीएस की या नेट जेआरएफ की तैयारी या स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए इनका क्रम भी पूछा जा सकता है और उनमें कौन सी घटना से संबंधित कोई फैक्ट हुआ तो वो पूछा जा सकता है। और कक्षा 12 के जो विद्यार्थी है उनके लिए क्या पूछा जा सकता है कि इन घटनाओं के ऊपर छोटा क्वेश्चन आ सकता है, अपने 2 नंबर का 3 नंबर वाला क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है। तो पहली घटना जो महत्वपूर्ण घटना थी वो ये थी कि ट्रूमैन सिद्धांत। ये ट्रूमैन क्या थे इसको जानिए। ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे बच्चों, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने क्या किया कि साम्यवाद, यानी ये साम्यवाद कौन किसकी विचारधारा थी, यूएसएसआर की, सोवियत संघ की। तो इस साम्यवाद विचार प्रसार को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया कि यूनान, तुर्की और ईरान को कुछ आर्थिक सहायता दी। अब अपन कहते हैं ना कि मारवाड़ी में भी अपन कह देते हैं कि चौधरगा तो टका लागे। तो यहाँ पर भी क्या है कि इन्होंने अपनी चौधराहट को अमेरिका ने स्थापित करने के लिए, अपनी नेतागिरी को स्थापित करने के लिए और साम्यवाद के रोकने के लिए यानी यूनान, तुर्की और कुछ आर्थिक सहायता दिया। तो इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, ट्रूमैन, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय ट्रूमैन थे। तो बड़ी साधारण सा आसान सा प्रश्न है, ठीक है। फिर है मार्शल योजना। मार्शल योजना के अंदर क्या था, इसको डॉलर प्लान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डॉलर प्लान। यूएसए के एक विदेश सचिव थे, नाम था बच्चों मार्शल। इसने क्या किया, पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण हेतु एक योजना जारी कर दी कि पश्चिमी यूरोप जो है उसके अंदर यानी साम्यवाद का प्रसार ना हो पश्चिमी यूरोप के अंदर। तो इसने डॉलर प्लान के तहत क्या किया कि पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण हेतु खर्च उठाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि पश्चिमी यूरोप के अंदर जितना भी खर्चा है भाई वो सारा का सारा हम उठाएंगे। अब इससे क्या हुआ, इससे यूएसएसआर जो था वो चिंतित हुआ कि यार इसने तो पैसे बांटने शुरू कर दिए, यानी इन देशों को ये पैसे के बल पर अपने पक्ष में लेना चाह रहा है। तो दोनों महाशक्तियों में कंपटीशन हो गया, एक प्रतियोगिता हो गई कि अब किस प्रकार कौन से जो पिछड़े हुए देश हैं, गरीब मुल्क हैं, उनको अपने पक्ष में कैसे किया जाए। फिर आगे चलिए, इसी घटनाओं के आगे क्रम के अंदर जो है अगला है जर्मनी का विभाजन। ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। जर्मनी के अंदर क्या हुआ कि सोवियत संघ, क्योंकि जर्मनी जो था उसको हरा दिया था इन्होंने, बाद में बंदरबांट का शिकार हो गया जर्मनी। 1948-49 में सोवियत संघ ने क्या किया, बर्लिन की घेराबंदी शुरू कर दी। बर्लिन वहाँ का शहर है, बर्लिन की घेराबंदी शुरू की। फिर क्या हुआ, जर्मनी का विभाजन हो गया। जो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये जो देश थे एक ही ग्रुप के अंदर थे, पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक थे सभी के सभी देश। इन्होंने जर्मनी का जो पश्चिमी भाग है उसको जर्मन संघीय गणराज्य नाम से संगठित करके और एक अपना जो है वो राज्य स्थापित किया, जिसको पश्चिमी जर्मनी भी अपन कह सकते हैं। इसी प्रकार इन्होंने जब ये पश्चिमी जर्मनी या जर्मन संघीय गणराज्य की स्थापना किया तो यूएसएसआर कहाँ पीछे रहने वाले था। इसने अपने हिस्से का जो जर्मनी का क्षेत्र था, पूर्वी जर्मनी जिसे कहते हैं, उसको जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य नाम से स्थापित कर दिया। अब इस एक ऐसा देश जर्मनी जो कि स्वतंत्र राष्ट्र था दूसरे विश्व युद्ध से पहले, अब उसके ऊपर दो महाशक्तियां जो है, दो महाशक्तियां कह सकते हैं या दो ध्रुव कह सकते हैं, वो उसको बांटने के लिए लड़ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लड़ रहे। अब देखो एक और बड़े मजे की बात है यहाँ पर कि यूएसए और यूएसएसआर पूरे शीत युद्ध के दौरान अपनी भूमि पर कहीं भी ये उपयोग नहीं कर रहे, ये दूसरे देशों के अंदर जा जाके नेतागिरी कर रहे हैं, दूसरे देशों की भूमि का उपयोग कर रहे हैं और उन्हीं के ऊपर शक्ति के लिए
लिए वाक युद्ध कर रहे हैं, केवल बातों का युद्ध कर रहे हैं, डायरेक्ट युद्ध नहीं कर रहे। इसीलिए तो शीत युद्ध की जो तासीर है वो ठंडी है, क्योंकि उसमें बंदूक नहीं उठाई जा रही, लेकिन बंदूक लगातार हाथ के अंदर बनी हुई है। फिर एक महत्वपूर्ण घटना घटती है नाटो। ये एक सैन्य संगठन था जो कि अमेरिका ने बनाया 2 अप्रैल 1949 को। और अमेरिका ने कह दिया कि हम जो भाई ये सैन्य संगठन बना रहे हैं, इस सैन्य संगठन से जो जो देश जुड़े हुए हैं उनके ऊपर अगर कोई भी देश अटैक करता है, उन देशों में से किसी के ऊपर भी, हमने अगर जो जितने भी उस हमारे नाटो संगठन से जो देश जुड़ने वाले हैं उनमें से किसी भी देश के ऊपर अगर सोवियत संघ ने या किसी देश ने आक्रमण किया, तो हम एक पर आक्रमण किया तो हम मानेंगे कि हम सब के ऊपर आक्रमण किया है और हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अब इसने भी क्या कहा कि इससे नाटो से भी क्या हुआ कि यूएसआर के अंदर एक भय पैदा हुआ कि उन्होंने तो सैन्य संगठन बना लिया है। ये भी प्रेरित हुआ, उसके बाद आगे चलकर इन्होंने भी एक वारसा नामक संगठन बनाया। फिर क्या हुआ घटनाक्रम के अंदर, अगला घटनाक्रम कोरिया संकट आया। एक कोरिया क्या था, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया 2 देश हैं। उत्तर कोरिया जो है वो साम्यवादी विचारधारा यानी सोवियत संघ जो था उसकी विचारधारा का समर्थक देश था, और दक्षिणी कोरिया जो था वो पूंजीवादी विचार का समर्थक था। तो उत्तर कोरिया ने क्या किया कि दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। अब उत्तर कोरिया पर आक्रमण कर दिया तो इसका मतलब अमेरिका को थोड़ा दर्द हुआ, उसने कहा कि ये तो मेरी पूंजीवादी विचारधारा वाला देश है, भाई इस पर आक्रमण कैसे किया। तो उन्होंने एक वैचारिक रूप से खतरा मानते हुए क्या कहा कि यूएनओ के माध्यम से उत्तर कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करवा दिया। इस घटना से भी दोनों यूएसए और यूएसआर के अंदर तनाव हुआ। अब ये देखो, ये सारे देश के घटनाक्रम जो है वो किन्हीं और देशों में हो रहे हैं, लेकिन इनकी टेंशन इन दोनों को हो रही है। दोनों को इसलिए हो रही है कि ये चाहते हैं कि ये कोई भी देश के अंदर घटनाक्रम जो हो रही है उसमें पराजित पक्ष जो है उसको कोई दूसरा ना ले जाए, इसलिए दोनों आशंकित लगातार है, डायरेक्ट युद्ध करने से बच रहे हैं क्योंकि दोनों बड़ी महाशक्तियां हैं। फिर वियतनाम में फ्रांस की हार, वियतनाम के अंदर फ्रांस की हार हुई क्योंकि वियतनाम के अंदर भी क्या हुआ कि साम्यवादी नेता थे, तो उनके नेतृत्व में क्रांति चल रही थी। तो उन फ्रांस जो था वो वहां पर 1954 के अंदर हार गया, फ्रांस हस्तक्षेप कर रहा था वहां पर। तो यूएसए ने बाद में क्या, फ्रांस जैसे ही हारा तो अमेरिका ने वहां पर, क्योंकि अब फ्रांस उसका अमेरिका का मित्र हार चुका था, तो अमेरिका ने यूएसए ने वहां पर हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। अमेरिका ने प्रारंभ किया तो उसके बाद 17वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम का भी विभाजन कर दिया गया, तो एक और बंटवारा हो गया। अब ये घटनाएं घट कहीं रही है, चिंता कोई और कर रहा है, क्योंकि दुनिया में ताकतवर बनने की, अपनी दादागिरी स्थापित करने की, अपनी नेतागिरी स्थापित करने की, अपनी चौधराहट स्थापित करने की एक होड़ थी, यही तो शीत युद्ध था। फिर 1955 के अंदर बगदाद समझौता होता है जिसको सेंटो कहते हैं, ये भी अमेरिका का हुआ, ये भी एक घटना थी। वारसा संधि, ये भी 1955 के अंदर एक सैन्य गठबंधन बनाया यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने बनाया, किसका जवाब देने के लिए, नाटो का जवाब देने के लिए। हम भी एक सैन्य संगठन बना लिया है, अगर किसी के हमारे समर्थक देश के ऊपर अगर आक्रमण होता है तो वो सब पर आक्रमण माना जाएगा। फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी, बे ऑफ पिग्स नाम की एक खाड़ी है, वो क्या हुआ, ये क्यूबा के बिल्कुल पास है। क्यूबा अमेरिका का बिल्कुल पड़ोसी देश है क्यूबा एक, तो क्यूबा के ऊपर जो था ये एक प्रकार का आक्रमण था, क्योंकि क्यूबा के अंदर क्या था कि फिदेल कास्त्रो का शासन था, फिदेल कास्त्रो का शासन था, तो अमेरिका, और वो साम्यवादी था, साम्यवादी था, इसका मतलब वो तो सोवियत संघ का समर्थक हुआ। तो अमेरिका को क्या क्या चिंता हुई, क्योंकि अमेरिका इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं, जैसे ये वाला जो पार्ट है ये क्यूबा है, ये क्यूबा है मान लो, और इसको मान लीजिए आप ये अमेरिका है। अब इतने शक्तिशाली देश के सामने इतना छोटा सा देश, जहां से अमेरिका ने क्या किया, इस पर आक्रमण किया, करने की कोशिश की, आक्रमण करने की कोशिश की, तो ये जाता कहाँ, ये यहाँ सोवियत संघ था, मान लीजिए यहाँ पर सोवियत संघ था, ये इसने मदद की कि आप हमारी साम्यवादी विचारधारा से हैं और साम्यवादी देशों का जो है सहयोग करना आपका फर्ज है। तो इन्होंने यूएसएसआर भी चाहता था कि कोई हमारे से मदद मांगे, जिसमें अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में कोई मदद मांगे तो यूएसएसआर बिल्कुल तैयार हो गया, उसने मदद किया। जैसे इसने बे ऑफ पिग्स पर आक्रमण किया तो सोवियत संघ ने क्या किया, उसको एक आशंका हुई कि यार ये अमेरिका जो है इसकी नीयत में कुछ खोट है, ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि यहाँ पर साम्यवादी शासन को हटा के कोई पूंजीवादी शासन चाहता है, इसलिए इसने बे ऑफ पिग्स इधर से आक्रमण किया है। तो सोवियत संघ ने क्या किया, यहाँ पर कुछ
अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, मिसाइलें तैनात कर दी, और उन मिसाइलों का मुंह किधर कर दिया, अमेरिका की तरफ करके तैनात कर दी। अब अमेरिका इतना शक्तिशाली देश, जिसमें छोटा सा देश उसको अगर आंख दिखाए तो वो कहाँ पर मान लो मंजूर करने वाला था, उसको मंजूर नहीं हुआ। उसने क्या किया, वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति थे कैनेडी, क्या नाम था, कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी थे। अब कैनेडी ने क्या किया कि इसको क्यूबा को कुछ नहीं कहा इसने, यहाँ के नेता थे क्रुश्चेव। कौन थे उस समय, क्रुश्चेव को चेतावनी दी कि भाई ये आपकी मिसाइलें जो है इनको हटा लीजिए। ये घटना कब की है, 1962 की। ये 61 के अंदर बे ऑफ पिग्स की घटना हुई, जिसमें अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर आक्रमण किया, और इस घटना के बाद सोवियत संघ ने क्या किया, वहां पर मिसाइलें तैनात कर दी। और जैसे ही 1962 के अंदर मिसाइलें तैनात की, तो इस कैनेडी ने क्या चेतावनी दे दी कि आप अपनी मिसाइलों को या तो सोवियत संघ को बोला कि वापस लेके जाओ, नहीं तो फिर युद्ध के लिए क्या रहो, तैयार रहो। तो सोवियत संघ ने क्या किया कि क्रुश्चेव ने मिसाइलों को वापस लाना ही ठीक समझा। यानी ये जो संकट था एक, इसके अंदर दोनों देश जो थे युद्ध की बिल्कुल परिस्थिति में आ गए थे कि हर हाल में अब युद्ध होना निश्चित है। इसीलिए इस घटना को क्यूबा संकट कहा जाता है, क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है इस घटनाक्रम को। ठीक है, तो ये क्यूबा मिसाइल संकट जो था कब आया, 1962 के अंदर आया। तो क्यूबा जो इसमें एक क्वेश्चन छोटा बनता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो कैनेडी थे, और यूएसएसआर के नेता कौन थे, क्रुश्चेव थे। तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे अपन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो पार्ट 2 का होगा, उसके अंदर हम इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे, और इसको कंप्लीट करने के साथ साथ मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि अगला जो टॉपिक होगा अपना इन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद द्विध्रुवीयता को चुनौती किस प्रकार मिलती है, गुटनिरपेक्षता, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, भारत व शीत युद्ध में क्या भारत का रोल रहा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपसे एक आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय के ऊपर नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आपको तुरंत जैसे ही वीडियो आए तो आपको सूचना मिल सके। साथ ही एक आग्रह मैं आपसे करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें, ताकि अधिकतम विद्यार्थियों को इसका लाभ हो सके। और वीडियो में अगर आपको कुछ समस्या हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, कुछ सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आप जितने कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे बताएंगे, तो मेरा हौसला भी उतना बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, ताकि नई वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और आने वाले 20 या 30 दिन के अंदर हम 40 दिन में जितने भी समय अपना अधिकतम जल्दी से जल्दी अपने इस पाठ्यक्रम को एक बार पूरा करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे, नमस्कार।